Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Government caps late fee for GST returns at 500 rupees filed before 30th of September. Rising for the third straight session, equity benchmarks surge 0.5%, tracking positive Asian markets. Sensex reclaims 36,000 mark. Nifty regains 10,600 level. And rupee appreciates 38 paise against the US dollar. सरकार ने जीएसटी करदाताओं को राहत देते हुए 30 सितंबर से पहले प्रति रिटर्न विलंब शुल्क अधिकतम 500 रुपए रखने का फैसला किया है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में लिवाली, एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेत पाकर प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स फिर 36,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 10,600 के पार हुआ और $1 की तुलना में रुपया 38 पैसे मजबूत हुआ। सरकार ने जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फॉर्म GSTR 3B के लिए प्रति रिटर्न विलंब शुल्क अधिकतम 500 रुपए रखने का फैसला किया है। ये जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की कर अवधि के लिए इस वर्ष 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने वालों पर लागू होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई कर देय नहीं है तो विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि राहत के लिए करदाताओं से मिले कई आवेदनों के बाद ऐसा किया गया है। पुनीत, संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे कि किस तरह से लाभ पहुंचेगा जीएसटी फाइल करने वालों को। देखिए मनोज जी, जीएसटी की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कई प्रकार की कंप्लायंसेस हैं। ऑलरेडी सरकार ने काफी इसमें राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो कंप्लायंसेस हैं या फॉर्म की एक्सटेंशन की डेट की वो भी एक्सटेंड करी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा रहा कि जो छोटे बिजनेसेस हैं या स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं वो उनके लिए कंप्लायंस करना ऐसे लॉकडाउन के माहौल में वो काफी कठिन रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक अच्छा कदम सबके हित को ध्यान में रखते हुए लिया है कि वो जो अगर कोई डिले भी होती है और वो रिटर्न्स जो है वो लेट फाइल होती है, उसमें जो पेनल्टी है वो बहुत कम करी है। 500 रुपया बहुत ही मामूली पेनल्टी है, तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए कोई बहुत बोझ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है और पर्टिकुलरली टारगेटेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस कि उनको इससे सहायता हो। In more news related to tax, Income Tax Department has refunded 62,361 crore rupees to more than 20 lakh taxpayers during COVID-19 lockdown days. CBDT, the Central Board of Direct Taxes, in a statement said it has issued tax refunds at a speed of 76 cases per minute from the 8th of April to the 30th of June. It said income tax refunds amounting to over 23,453 crore rupees have been issued in more than 19.07 lakh cases, and corporate tax refunds amounting to over 38,908 crore rupees have been issued in more than 1.36 lakh cases to taxpayers during this period. Refunds of this magnitude and numbers have been issued completely electronically and have been directly deposited into the bank accounts of the taxpayers. CBDT reiterated that taxpayers should provide immediate response to emails of the department so that refunds in their cases too could be processed and issued at the earliest. We joined by Puneet Jain. Puneet, a warm welcome to you back on Market Mantra.
Thank you, Arjun. Puneet, I just read the story about the income tax department refunding a substantial amount to 20 lakh taxpayers during the COVID-19 lockdown days. What do you have to say about the infrastructure that the government has created in order to facilitate this even during a crisis? So this is really, I think, commendable that government has been able to process so many income tax returns and make the refunds, because everybody thought that lockdown will be a period when things get delayed. These refunds pertain to earlier assessment years. Of course, the deadline for the current, in the sense the current assessment year, that is the financial year 1920, that deadline has been extended till November. So taxpayers do not have to fret over possible delays or the ability to file returns. At the same time, they continue to get refunds of the past income tax returns that they have filed. I think it's really commendable, and it shows how robust the infrastructure now is for income tax department. And this is when there are no face-to-face scrutinies. Most of the inquiries are online. I think the infrastructure, digital infrastructure, and efficiency in the income tax department has improved dramatically in the last 4-5 years, and this is just a proof of that fact. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 178 अंक यानी 0.5% उछलकर 36,021 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56 अंक बढ़कर 10,607 हो गया। छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में भी लिवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.56% बढ़त में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.47% की वृद्धि हुई। Rising for the third straight session, equity benchmarks today jumped 0.5%, tracking gains in Reliance Industries, Bharti Airtel and TCS amid buoyancy in global markets. Traders said a regulatory approval to Cadila Healthcare Zydus for human trials of a potential COVID-19 vaccine also boosted domestic investor sentiment. After touching a high of 36,110, the 30-share BSE index Sensex settled 178 points or 0.50% higher at 36,021. The NSE Nifty rose 56 points or 0.53% to end at 10,607. Broader indices at the BSE also appreciated. Mid-cap jumped 0.56% up, while small cap added 0.47%. Bharti Airtel was the top gainer in the Sensex pack, rallying around 4%, followed by Bajaj Auto, TCS, Titan, HCL Tech and Reliance Industries. On the other hand, IndusInd Bank, Tata Steel and HDFC Bank were among the laggards. According to traders, domestic indices took cues from Asian peers that followed overnight gains on Wall Street after positive jobs data released in the US. Despite hopes of a COVID-19 vaccine, gains were capped as rising coronavirus cases across the world weighed on market mood. The number of cases around the world linked to the disease has crossed 1.08 crore and the death toll has topped 5.20 lakh. In India, the number of infections has touched 6.25 lakh with 18,213 fatalities. Puneet, how would you react to the markets going up? It went up by 177 points today. The Sensex Nifty went up by 55 points and the Nifty 50 has rallied for the third consecutive day in a row. So what is the behavior of FIIs right now? Is it sustainable, and why is it that the markets have gone up and crossed the 35,000 mark? So Arjun, markets have really surprised, I think, most observers by the steady rise in indices, even when there are no lot of concerns about the real situation in the real economy. But I think markets, we'll go to the reasons of why this market is rising. But the nature of this market is that we have seen the markets rise now very slowly and steadily. They don't jump big time in any single day, but they have been going up steadily. I think which is very good, because then we see a very sharp jump, we see sharp corrections also. But lately we have seen the markets move up or move down gradually.
the other thing is, if you notice that the volatility index, or the VIX that we call, has now touched a low of 26, 27. It had gone up to a high of 85 at the peak of the panic, and historically it used to be between 15 and 20, which was the good days of January when the markets were really at the peak. So I think the decline in VIX is very significant. It shows that the markets are not likely to be as volatile as they have been in the recent past. So there could be days ahead when markets are stable, they are steady, which is very important for investor sentiment. Secondly, I think the most important feature of this current rally has been the breadth of the rally. There's so many small and medium stocks which have participated in this rally, because in fact, if you look at small investors, they mostly hold mid caps and small caps, and very few retail investors will actually be holding large caps directly. But we find that the breadth of the rally, the participation by stocks has been very good in this rally, and I think those are really the big highlights. We expect the markets to remain somewhat volatile, but I think the volatility will go down in the next few weeks. पुनीत, आपने अभी एक बड़े अच्छे पारिभाषिक कह लें कि शब्दावली की चर्चा की, विक्स की, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स। आम श्रोताओं के नजरिए से इसे जरा बताएं कि ये विक्स क्या होता है, किस तरह प्रभावित होता है, और यदि कोई छोटा निवेशक है, यदि वो अपना धन लगा रहा है, तो उसे इसका कितना ध्यान रखना चाहिए, या किस रूप में यह उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए, विक्स, हम जब निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वो एक दिन में कितना बढ़ा या कितना घटा, और उससे हम आंकलन लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। लेकिन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, एक बाजार में दूसरा एक मेन पैरामीटर जो होता है कि बाजार शायद एक दिन में ही काफी बढ़ता है या काफी घटता है, और आने वाले एक महीने तक, क्योंकि ये जो सीरीज होती है फ्यूचर्स की, वो एक महीने की सीरीज होती है, तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट्स कितनी वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट कर रही है। यदि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं तो छोटा निवेशक जो है वो घबराता है, उसको डर लगता है कि वो निवेश करेगा और बाजार गिर सकता है, या उससे उसको नेगेटिव इंपैक्ट होता है, या बाजार में पार्टिसिपेशन कम होती है। और जब भी विक्स नीचे आता है, नॉर्मली हमने देखा है कि बाजारों में अच्छे तेजियां बनती हैं, और विक्स नीचे आते समय उसमें वॉलेटिलिटी बाजार में कम होती है, तो छोटे निवेशक जो है वो आराम से पैसा लगा पाते हैं। तो इसलिए विक्स को साथ में देखना, जैसे हम निफ्टी को देखते हैं, ऐसे ही विक्स को देखना बहुत जरूरी है, मैं ये कहूंगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जनवरी के महीने में जब बाजार बिल्कुल अपने ऊंचाइयों पर थे, पीक पर थे, तो विक्स की जो वैल्यू थी वो करीब 13 या 14 थी, और यानी वो 14% की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट के अंदर ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। तो यानी वो एक समय ऐसा था कि जब निवेशकों को घबराहट नहीं थी या डर नहीं था बाजार में पार्टिसिपेट करने में। और जब मार्च के महीने में हमने देखा कि बाजारों में बहुत तेजी से गिरावट आई मार्च और अप्रैल में, तो यही विक्स 85 के दर पे पहुंच गया। यानी एक साल में विक्स को या तो उसमें 85% की बढ़त या घटत हो सकती थी, तो बहुत ज्यादा हाई विक्स हो गया था, और उसको बाजार भी बहुत नीचे थे। तो यूजुअली हमने देखा है कि हाई विक्स जो है वो बाजार में निवेशकों के हित में नहीं होता, और जैसे जैसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आता है, बाजारों में भी तेजियां बनती हैं, और निवेशकों को काम करने में उनके लिए आसानी रहती है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी कम होती है, तो आराम से निवेश कर पाते हैं। Well, Puneet, you just spoke about a key indicator of the market and how it's going to behave in the future as well by just looking at VIX. You also mentioned about the breadth of the rally today. If you look at telecom index, it went up by 3.4%. Power index went up by almost 2%, 1.7% to be exact. Capital goods went up by 1.6%. There was profit taking in the other sectors. But just specific to the breadth of the rally, defense stocks went up. Is it because of a response to what's going on between India and China? And what would you advise investors who are looking at these kind of medium to small enterprises which have done well in the current situation? So first I'll touch upon the defense sector stocks. See, mostly
big companies in defense sector are still public sector companies. So we have three large players in the defense sector. One is Hindustan Aeronautics Limited. The other is Bharat Electronics Limited. We have Bharat Heavy Electricals. We have the Bharat Dynamics Limited. So these are the companies which make equipment for Indian Armed Forces. These are domestic manufacturers, and all these stocks went up by 8 to 10% today because there was a large order which the government placed yesterday for buying defense equipment, mostly from Indian manufacturers. About 38,000 crores of orders were placed by government yesterday, were approved by government through the Defense Acquisition Council. So clearly, I think going forward, Indian government will place a lot of emphasis on buying equipment for Indian Armed Forces, and with a significant focus on buying it from domestic companies. I think that is what has played into the sentiment for Indian companies. If you look at another announcement today where government has said that from now on they will ensure that power equipment is purchased, is not imported from China, it is purchased from domestic companies. So you see BHEL went up by 5-6%. All these companies are very good companies. They were solid companies which had very big manufacturing base, but because of cheap imports from China, these companies have suffered significantly in the past few years. So we've seen BHEL actually double in the last a month or so. So I think all this sentiment that a lot of buying will take place from within India, we will reduce our dependence on outside companies. I think that has been one of the reasons why we have seen defense sector stocks and manufacturing stocks gain. Of course, all these companies depend a lot on purchases or supplies from small and medium companies, which are supportive or ancillary companies to these large PSUs. That is how the ecosystem was actually evolved. That large PSUs were buying ancillaries from their ancillaries. So we've seen a lot of support for small manufacturing companies which feed into this supply chain. So I think that entire sentiment, the fact that we will be importing less going forward, and in fact, if you see our current account deficit, everything is improving. Foreign exchange reserves improve a lot. So I think all that is significantly improved sentiment for domestic manufacturing. And that's why I think the breadth of rally is much more than what anybody had anticipated just a couple of months back. पुनीत, हम आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे सूचना तकनीक के क्षेत्र में, और खास तौर से कह लीजिए जो ऐप बनाने वाली कंपनियां हैं, विशेष रूप से भारतीय कंपनियां हैं, उनसे संदर्भित हाल में जो चीन के लगभग 50 से अधिक ऐप को बंद किया गया है और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, भारतीय जो ऐप निर्माता है उनके लिए और इस तरह की जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए इसका क्या असर पड़ेगा और किस रूप में ये बाजार यानी हम कितने सक्षम हो पाएंगे, क्या लाभ उठा पाएंगे इस स्थिति का? मनोज जी, मुझे लगता है कि इसका बहुत एक बड़ा कदम है ये, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर हैं, जो चाइनीज सॉफ्टवेयर या चाइनीज एप्स हम इस्तेमाल कर रहे थे, ना सिर्फ वो सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय बिजनेसेस के लिए या भारत के लिए हानिकारक है, सच बात तो यह है कि वो काफी बड़ा बिजनेस का चंक जो है वो एप्स ले जाते हैं और उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, भारतीयों को कोई फायदा नहीं होता। यदि आप देखें तो जियो ने एक ऐप लॉन्च किया, जियो मीट करके, जो कि जूम को मेरे ख्याल से कंप्लीटली भारत में ध्वस्त करने की क्षमता है उसमें, क्योंकि वो ऐप उतना ही यूजफुल है, उतना ही उसके अंदर फीचर्स हैं, और एक ऐप जो है वो कोई बहुत हैवी उसमें हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इट्स अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। तो हमारे काफी क्षमता है। ये एप्स ज्यादातर आप देखेंगे कि पॉपुलर हुए भारत में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, यदि आप स्मार्टफोन इंपोर्ट करते हैं तो वो उसमें से प्री डाउनलोडेड होते हैं सारे सॉफ्टवेयर। वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स अपने सॉफ्टवेयर जो है वो पहले डाउनलोड कर देते हैं आपके फोन के अंदर, जिससे कि जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो आप उन्हीं ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो एक हम अज्ञानतावश आप कह सकते हैं या आउट ऑफ लेथार्जी वी वर जस्ट यूजिंग दोज चाइनीज एप्स। मुझे लगता है ये बहुत ही स्मार्ट कदम है भारत सरकार का कि उन्होंने चाइनीज एप्स अब बैन कर दिए हैं। तो भारतीय जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एंड वी आर सीइंग द डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। आई थिंक पीपल वांट टू यूज इंडियन एप्स, दे डोंट वांट टू यूज चाइनीज एप्स। आई थिंक मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है।
Puneet, we had discussed earlier programs about the telecom index going up because of what's happened in the COVID-19 pandemic, where the usage of bandwidth had gone up substantially. The index went up by 3.4% today, and now you have news like Bharti Airtel, their stock went up by 4% because they acquired a stake in OneWeb, UK-based company. So the health of the telecom industry has improved. What's the future holding for them, and why is the investor sentiment so strong right now? So Arjun, if you look at telecom companies' performance now on the stock markets particularly, it has been fabulous. In fact, of course, Reliance was doing well, and after the investments in Jio, the stock has gone up a lot. But if you look at Bharti Airtel and particularly Vodafone, because Vodafone was a company which people were not sure whether it will survive or not. I think if you look at the latest numbers, although they have declared losses, I think the fact that this company will survive and grow, I think that is kind of now accepted by the market. And therefore, we see the telecom stocks doing much better in the current scenario. Of course, Bharti Airtel being the leader of the consortium which is buying OneWeb. OneWeb is a company in UK which is going to set up a constellation of satellites, low orbit Earth satellites, which will actually carry internet on the wireless through satellites. And it's a very path-breaking kind of company and technology. They had gone bankrupt, and I think Bharti Airtel in the consortium is now the top bidder. So clearly, Indian telecom companies are going beyond their borders. They're showing that they have the financial strength to acquire another company and to grow. So I think the landscape for Indian telecom, which was really murky, I would say, just a few months back, that has brightened up a lot. And we believe that companies will now grow and prosper in going forward. So even companies which are stressed like Vodafone, they have done well on the stock markets because markets are expecting that in the next 6 months or 1 year, these companies will be out of their problems. Auto stocks have also seen a substantial improvement despite the monthly sales data coming down because of what's happened with the pandemic and lockdown and the resulting unemployment. But there is a lot of hope that the auto sector will go up. What is your advice to investors? So in the auto sector, if you really break it up into different segments, you have the first, let's talk about the two-wheeler segment. So motorcycles, scooters, that segment has done extremely well. In fact, the demand has gone up and the numbers which came out were much better than the expectations. So clearly, I think two-wheeler segment is doing very well, and that this was the month of June. I think we will see significant improvement in July and August, and there are expectations that probably by October, maybe September, but definitely by October, Indian two-wheeler sales will be back to the old level, that is the pre-COVID levels. So the problem in auto segment, I would say, is really limited to passenger vehicles to some extent and commercial vehicles. Now, passenger vehicles, in fact, Maruti chairman today said that he does not see demand as a problem in passenger vehicles. His problems essentially are supply chains and ability to be able to manufacture and get the goods into the market. So I think passenger vehicles and two-wheelers, they seem to be doing okay. Commercial vehicles, yes, they will take time because economic activity will take time to recoup. So we have the latest PMI numbers, so we know where we are heading. I think India is recovering quite steadily. Combined PMI number is about 38, 39, which shows some contraction, but still it is on path to recovery. So my own sense is that automobiles, except the commercial vehicle segment, I think the passenger vehicles and two-wheelers will be back to normal levels maybe in next couple of months. पुनीत, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। बाजार 36,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है, यानी सेंसेक्स और निफ्टी भी 10,600 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। छोटे निवेशकों को, आम निवेशकों को, हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे इस स्तर पर? मनोज जी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैं ये कहूंगा कि देखिए, बाजार के जो उतार चढ़ाव है, ये शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है, इससे जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। छोटे निवेशक जो
स्लोली एंड स्टेडीली इन्वेस्ट करेंगे उनको बाजार के वॉलेटिलिटी से कोई असर नहीं पड़ेगा, और बल्कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वॉलेटिलिटी में, वो स्टेडीली इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। यदि आप ट्रेंड इन्वेस्टर नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, यदि आप ट्रेंड इन्वेस्टर हैं तो आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा अपना मानना ये है, और कई मैं एनालिस्ट की कमेंट्री पढ़ता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं मार्केट्स की, उनसे हमारी कभी बात होती है या उनसे डिस्कशन होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय 1-2 वर्ष में भारत शायद काफी बड़ी तेजी स्टॉक मार्केट में देखेगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है ये कि हम एक हिस्टोरिक रैली स्टॉक मार्केट में, जैसे ये कोविड-19 का जो डर है या इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कम होंगे, और यदि वैक्सीन से या कोई ट्रीटमेंट से, तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिक जंप मार्केट्स में भी आ सकता है, इकोनॉमी में भी आ सकता है। मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आने वाले समय में हम एक नई ऊंचाइयां बाजार में देखेंगे, शायद अगले 1 या 2 वर्षों में ही। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। हांगकांग का हैंग सेंग 1% फायदे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6%, जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% ऊपर आकर बंद हुए। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी थी। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 1.1% नीचे चल रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.6% नीचे कारोबार कर रहा था। Wall Street advanced yesterday as investors headed into their long holiday weekend, buoyed by a records payrolls jump, which provided assurance that the U.S. economic recovery was well underway. All 3 major U.S. stock averages closed around 0.5% higher, with the S&P 500 set to post its 4th straight daily advance, and the Nasdaq on course to reach a 2nd straight all-time closing high. The S&P 500 and the Nasdaq Composite both climbed 0.5% and the Dow Jones added 0.4%. रुपए पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 38 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 66 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। Puneet, very briefly, we have seen a strong recovery in the rupee, almost improving by 222 paise since its last closing high in the month of April. What's the reason, briefly? So, in India, we have seen very strong foreign dollar inflows, in fact. In fact, rupee was ruling low because RBI was constantly buying dollars, and the RBI was actually supporting dollar. And they bought $30 billion in the last 2 months from the market. So, I think today, in the last 2 days, RBI stopped supporting the dollar. They actually stopped buying dollar from the market. And we saw that rupee rebounded very strongly, about 1.5% in last 1 day. Today, India is the 5th largest reserves of foreign forex in the world, behind China, Japan, Switzerland, and so clearly, I think India is the 5th largest. Is a huge achievement for us. We have more, and Russia is bigger than us a little bit, but India 500 billion plus reserves. I think we deserve a much better, much stronger currency. But because of RBI's intervention, the rupee was ruling low. I think rupee will stay stable in the current range. Well, let's have a look at the oil market now. Oil today fell below $43 a barrel as a resurgence of coronavirus cases raised concern that fuel demand growth could stall, although crude was still headed for a weekly gain on lower supply and wider signs of economic recovery. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $42.60 a barrel, while WTI crude prices were at $40.20 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 237 रुपए बढ़कर 49,022 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, लेकिन चांदी 740 रुपए घटकर 49,060 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य बिना किसी उतार चढ़ाव के $1,774 प्रति औंस पर टिका रहा। चांदी $17.99 प्रति औंस के स्तर पर बनी रही। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया हम आपका समझना चाहेंगे। सोने में निवेश के सोना 50,000 के आसपास पहुंच गया है प्रति 10 ग्राम। इसमें निवेश करना कितना समुचित रहेगा वर्तमान स्तर को देखते हुए? मनोज जी, मुझे लगता है ये सोना जो 50,000 रुपए के आसपास पर 10 ग्राम्स का जो रेट है, ये कुछ समय तक यहाँ स्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो डॉलर है, डॉलर की टर्म्स में है, गोल्ड वो भी अपने पीक पर है करीब $1,800 के, और मुझे लगता है रूपी डॉलर रेट भी अब स्टेबल सा रहेगा। तो कुल मिलाकर लगता है कि सोने का जो दाम है वो 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास रहना चाहिए। Puneet, we have about 30 seconds to go. Briefly, can you tell us, in the spot market, is there actual buying at 50,000 rupees per 10 grams gold?
In fact, you'll be surprised that there has been some buying. That's the report we are getting. But mostly it is recycled gold from India. We are not importing significant quantities of gold. Mostly it is recycled from India. So demand is definitely lower, but I would not say demand is zero. So there is some demand for gold. बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत, आपके साथ होना हमेशा आनंददायक होता है। बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Government caps late fee for GST returns at 500 rupees filed before 30th of September, rising for the third straight session. Equity benchmark surge 0.5%, cracking positive Asian markets. Sensex reclaims 36,000 mark. Nifty regains 10,600 level. And rupee appreciates 38 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.